यार देखो, कल जो प्रोसीडिंग खत्म हुई है उसके बाद मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करी, लॉयर से बात करी, और मेरे पास जितना भी नॉलेज है, जितना भी अंडरस्टैंडिंग है लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया का, उसको समझ के एक एनालिसिस किया और समझा कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। देखो, इस वीडियो में 5 से 10 मिनट का वीडियो है, इसमें आपको कंक्लूजन मिल जाएगा कि जो 11 तारीख को फिर से हियरिंग है उसमें होने क्या वाला है, और आपको अब अपने एक्सपेक्टेशन, होप्स कहां पे लेके जाने चाहिए। ठीक है, मैं कंक्लूजन इसलिए नहीं दे सकता कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि मेरे हिसाब से क्या होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो लीगल सिस्टम है इंडिया का वो कुछ इसी तरीके से काम करता है। अच्छा है, खराब है, इस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते, डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमें अगर लगता है कि यार इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो हम जरूर सजेशन दे सकते हैं। अब सबसे पहले समझते कि एग्जैक्टली कल क्या डिस्कशन हुआ है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने की है वो ये है कि वहां पे बोला गया है कि भाई पेपर तो लीक हुआ है, और जब एनटीए ने बोला कि नहीं नहीं पेपर हमारी तरफ से लीक नहीं हुआ, तो वहां से बोला गया कि भाई हम सेल्फ डिनायल में ना रहें, हम सेल्फ डिनायल में ना रहें कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर तो लीक हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि पहली चीज, मास लीक हुआ है क्या? अब देखो, मास लीक का मतलब ये होता है कि एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट्स नहीं थे उसमें इन्वॉल्व, उसमें जो बेनिफिट मिला है वो 10,000 स्टूडेंट्स को मिला है या फिर 20,000 स्टूडेंट्स को मिला है। अगेन ये नंबर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पूरा डिस्कशन करूंगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत बताएं क्या आ रही है यहां पे? दिक्कत ये आ रही है कि मान लो हम कहते हैं कि 10,000 स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला है, तो क्या ये स्टूडेंट्स एक सर्टेन लोकेशन पे ही थे? तो हम क्या कर सकते हैं भाई, यहां पे बोल सकते हैं इन स्टूडेंट्स का पेपर कैंसिल हो गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम ये फाइंड आउट ही नहीं कर पाते कि ये सिंगल लोकेशन पे हुआ है या नहीं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है, जो पूछा जा रहा है, वो ये है कि भाई कितना मास पे ये पेपर लीक हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज, मीडियम क्या था उसका, मीडियम क्या था उस पेपर लीक का। अब मीडियम का मतलब ये हो सकता है कि भाई मैंने यहां से पेपर उठाया, यहां से पेपर उठा के सामने वाले को दे दिया। तो पहले के टाइम पे जब कैमरा नहीं होते थे, पहले के टाइम पे जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, तो यूजुअली क्या होता था, फोटो कॉपीज करवाई जाती थी, तो वो इतना फास्ट स्प्रेड नहीं हो पाता था। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए, जैसे मैं यूट्यूब पे ये वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो को 10,000 लोग भी देख सकते हैं। अब मेरे पास अगर कोई कॉन्फिडेंशियल क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जिसको मैं यूट्यूब के थ्रू दिखाना चाह रहा हूं, तो मान लीजिए 10,000 लोगों ने देखा, तो 10,000 लोगों ने तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू देखा, लेकिन उसके बाद वो कितने लोगों तक पहुंच गई इसका अंदाजा नहीं लग पाता। तो मीडियम क्या था? अब मीडियम जो बोला जा रहा है वो ये है कि भाई टेलीग्राम पे लॉन्च हुआ है, वो टेलीग्राम का वीडियो आया है। अब टेलीग्राम का वीडियो मैंने देखा नहीं है, तो इस पर फर्दर डिस्कशन हम कर नहीं सकते। ठीक है, टेलीग्राम का वीडियो मैंने देखा नहीं है, वहाँ पे वो प्रेजेंट किया गया था, अगेन वो वेरीफाइड है या नहीं वेरीफाइड है, इसकी इन्फॉर्मेशन एज प्रेजेंट मेरे पास भी नहीं है। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बोली है कि चलो भाई यहाँ से हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक काम करें, डेटा एनालिसिस करें, डेटा एनालिसिस करें और पता लगाएं कि क्या ये, इसको एक्चुअली डेटा एनालिसिस के टर्म में बोला जाता है एबनॉर्मलिटी, अनॉमली बोला जाता है। अनॉमली का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ से ऐसा ऐसा ग्राफ चल रहा है, ऐसा ऐसा ग्राफ चल रहा है, और एकदम से ऐसा जंप आया और फिर वापस ऐसा हुआ, एकदम से ऐसा जंप आया और फिर वापस जंप हुआ। इसको बोलते, ये एक टर्म होता है डेटा एनालिसिस में, एनॉमली। एनॉमली का मतलब कि यार इस चीज़ को एक्सपेक्ट ही नहीं किया था हमने, जो नॉर्मल चीज़ है वही चल रही थी। जैसे कि अगर आप क्रिकेट में रन चेस करते हैं तो रन रेट हमेशा ऐसे ऊपर नीचे होता है, फिर कभी कभी एकदम से ऊपर ऊपर हो जाता है, फिर एकदम से ऊपर हो जाता है, लेकिन ये कॉमन नहीं रहता। एनॉमली कुछ ऐसी भी होती है कि यहाँ पे आपका डेटा चल रहा है और एकदम से वो डाउन हुआ, फिर नॉर्मल हुआ, फिर एकदम से डाउन हुआ, फिर ऊपर चलने लगा। ये होते हैं कुछ इंस्टेंस जिसको बोला जाता है एनॉमली। तो वहां पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एनटीए को कि भाई आप कुछ डेटा एनालिसिस या फॉरेंसिक्स से पता लगाएं कि ये कुछ एनॉमली डेटा में है या नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। यहां पे उन्होंने बोला कि भाई जो 67 स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर आए हैं 720 में से 720। ठीक है, 67 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 720 में से 720, लेकिन
क्या इसका मतलब ये भी है कि कुछ और स्टूडेंट्स हैं इसके अलावा? क्योंकि डेटा तो हमारे पास सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का है। एनटीए ने तो पब्लिकली सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का डेटा रिलीज किया था, बाकी सारा डेटा इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के पास है या फिर जिन्होंने अपना डेटा पब्लिकली शेयर किया है वो है। तो इस चीज को, इससे हम एनॉमली डिटेक्ट नहीं कर सकते। एनॉमली डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास पूरे स्टूडेंट्स का डेटा होना चाहिए। तो वहां पे इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप डेटा एनालिसिस करें या फिर कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट से फाइंड आउट करें। ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कल डिस्कस हुई, जो मिस आउट हुई है, वो ये है क्योंकि अब केस सीबीआई के पास गया है और सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उसे आईओ भी बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं, वो कल वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। वो वहां पे कल प्रेजेंट नहीं थे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, हियरिंग को बोला गया कि हमें 11th को रिपोर्ट चाहिए। 11th को हमें चाहिए रिपोर्ट कि भाई एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या हुआ है, कितनी एफआईआर हुई है, आपका जितना इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें आपका कंक्लूजन क्या निकला है, क्या फाइंड आउट हुआ है। अब मैंने एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आपको, जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने उन पे ही डिस्कशन किया, क्योंकि वही पॉइंट्स आपको इम्पैक्ट लाएंगे और वही पॉइंट से केस बनेगा। अब एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे वो टोटली डिनाई कर सकते हैं। पहली चीज़ ये था कि भाई नीट में अच्छे नंबर आ गए, नीट में अच्छे नंबर आ गए लेकिन 12th में अच्छे नंबर नहीं आए। ठीक है। अब देखो एक चीज़ ये समझो, इस चीज़ को आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि भाई तुमने ज़बरदस्ती 12th में पढ़ाई नहीं करी या फिर तुमने 12th में तुम ऐसे ही थे और नीट में तुम ऐसे हो गए। ये चीज़ वेरीफाई नहीं हो सकती जब तक अनलेस एंड अनटिल स्टूडेंट का हम ऑडिट करें। ठीक है, ये चीज़ वेरीफाई नहीं हो सकती, पहली चीज़ है। फिर दूसरी चीज़, कुछ इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स थे वो भी डिनाई हो गए। देखो इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मेरे हिसाब से पेपर लीक हुआ है, मैं अविनाश सेठ बोलता हूँ नीट का पेपर लीक हुआ है, ये इमोशनल आर्ग्यूमेंट हुआ। मेरे पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए। क्यों भाई, यहाँ पे जो इम्पैक्ट होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 24 लाख स्टूडेंट्स हैं, वहां पे ये 24 लाख स्टूडेंट्स हैं। तो क्या इनके लिए सिर्फ मेरा कहना ही सफिशिएंट होगा? मेरे पास वैलिड प्रूफ होने चाहिए और वैलिड प्रूफ के बेसिस पे ही सारा डिस्कशन होगा। तो इन टर्म्स ऑफ अब हम कहां पे खड़े हैं, जो पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि भाई जो रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से आती है, सीबीआई की तरफ से जो रिपोर्ट पुटअप की जाती है 11 जुलाई को, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी, मतलब मिलेंगी हमें। दूसरी चीज़, ये जो डेटा एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस हम बोलेंगे फॉरेंसिक रिपोर्ट, इसमें से बहुत सारी चीज़ें एनालाइज हो जाएंगी, इसमें से बहुत सारी चीज़ें एनालाइज हो जाएंगी। अगर ये डेटा पब्लिकली आता है तो हमारी टीम भी कोशिश करेगी उसको एनालाइज करने की, उसमें से एनॉमली को डिटेक्ट करने की, क्योंकि हमारे पास भी एक्सपर्ट्स हैं डेटा साइंस के, है ना। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि जो मास लीक का मुद्दा है वो भी प्रूव करना होगा कि भाई ये पेपर मास लीक हुआ था, मल्टीपल बेनिफिशियरी। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि अगर अथॉरिटीज़ ये बोल दें कि भाई मास लीक हुआ है लेकिन हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कितने लोगों तक पहुंचा है, ये हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कितने लोगों तक पहुंचा है, तो ये एग्जैक्टली हो जाता है कि भाई हाँ मास लीक हुआ है। और इस पे बहुत सारी चीज़ें पिंड है हमारी। ये जो मास लीक का पॉइंट है, इस पे बहुत सारे होप्स हैं हमारे कि भाई क्या होने वाला है। जो मास लीक का पॉइंट है इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो डेटा एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस तो ठीक है होता रहेगा, सीबीआई अपनी रिपोर्ट देगी, सीबीआई की रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मास लीक है अगर ये प्रूफ हो जाता है तो फिर तो रीनीट होगा ही, फिर तो रीनीट होगा ही। क्यों? क्योंकि प्रूव ही हो गया भाई ये जो एग्जामिनेशन है इतने मास स्केल पे लीक हुआ है कि हम पता ही नहीं कर पा रहे कितने स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला। एक चीज़ और जो उन्होंने मांगी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, वो ये मांगा है कि भाई आप हमें ये बताइए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इनोसेंट स्टूडेंट्स को, इनोसेंट स्टूडेंट्स को और कल्प्रिट्स को। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इनोसेंट स्टूडेंट्स को और कल्प्रिट्स को। अब देखो यहाँ पे
अल्टीमेटली आपको समझ में तो आ रहा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट आप स्टूडेंट से ये है कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये जो डिसीजन मेकर है वो डिसीजन लेंगे, जो भी होगा अच्छा होगा बुरा होगा हम इस पे कुछ नहीं कह सकते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले तो आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाएं, क्योंकि आपने जो प्रोफेशन चूज किया है वो डॉक्टर का प्रोफेशन है, और डॉक्टर के प्रोफेशन में आपके पास ये सिचुएशन थ्रू आउट लाइफ आएंगी वंस यू कंप्लीट योर एजुकेशन। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं जो भी सारी चीजें, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी साथ में रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर आपके पास कोई प्रूफ्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस केस को और स्ट्रांग बना सकते हैं, तो प्लीज़ उसे आप पब्लिकली रिलीज़ करो, या तो कमेंट पे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, या फिर जिस भी मीडियम से आप पब्लिकली रिलीज़ कर सकते हो करो। बेटर ये होगा कि जो पिटिशनर्स हैं उनको रीच आउट करो, आप जो पिटिशनर्स हैं उनको रीच आउट करो और उनको हेल्प करो कि भाई हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ है, इस प्रूफ को आप ले लीजिए, हो सकता है इससे आपका केस स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, जिस भी तरफ हो आप जो भी सोच रहे हो उसको आप पिटिशनर्स को दे दीजिए, ताकि एक जो प्रूफ है या फिर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है, कुछ भी चीज़ है वो आप उन्हें दे दें। सिर्फ ये चीज़ ना बोले कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ये होते हैं हमारे इमोशनल स्टेटमेंट। और आपको एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि डॉक्टर्स भी इमोशनली काम नहीं करते। आपने ये चीज़ सुनी होगी कि जो डॉक्टर्स के बेटा या बेटी बीमार होते हैं या फिर कोई ऑपरेशन में जाते हैं, उन्हें ऑपरेट उनके फादर मदर नहीं करते और करने भी नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो एक नॉन इमोशनल वे से हमें रीच आउट करना पड़ेगा, कंडक्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी अगर प्रूफ्स हो तो भाई प्लीज़ उसे आप सेंड करिए। और कंक्लूजन वाइज अगर मैं बात करूं तो अब तो हमें वेट करना पड़ेगा 11 जुलाई का अगेन, क्योंकि अब ये मामला थोड़ा सा और गर्म हो चुका है। उसका कारण बड़ा सिंपल सा ये है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनटीए से वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चंस का आंसर मिलना सारे स्टूडेंट्स का हक है। बिकॉज आप इन्वॉल्व थे इस एग्जामिनेशन में, आपने पिछले 2 साल 3 साल से अपनी मेहनत करी है सारी। अब सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, आपके पेरेंट्स की भी मेहनत है इसमें। तो उन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होपफुली आपको एक कंक्लूजन समझ में आया होगा। अगेन मैं वापस डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम वापस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये मेरे हाथ में डिसीजन नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जो मैंने एनालाइज किया, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे और उनके बेसिस पे क्या होने वाला है। तो यार प्लीज़ कमेंट करके अपना ओपिनियन दो, क्या चाहते हो। कोई प्रूफ है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, तो प्लीज़ उसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिससे इस केस को स्ट्रॉन्ग कर सके किसी भी साइड से, ताकि भला आपका हो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.